प्रयागराज में अधिवक्ता उमेश पाल शूटआउट केस में फरार 5-5 लाख के इनामी आरोपियों से जुड़ी हुई खबर अब हम आपको बताने जा रहे हैं। एयरपोर्ट थाने में गुड्डू, मुस्लिम, अरमान और साबिर के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। एयरपोर्ट थाना अध्यक्ष विनय कुमार सिंह ने खुद तहरीर देकर दर्ज कराई है एफआईआर। तीनों आरोपियों के खिलाफ 12 जून 2025 को कोर्ट ने एनबीडब्ल्यू जारी किया है। एनबीडब्ल्यू जारी करने के बाद भी आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हो सकी है। ग्रेटर नोएडा के बिसरक थाना क्षेत्र के स्थित चिपियाना गांव में सनसनी फैल गई जब 6 दिनों से लापता चल रहे 5 साल के वर्षीय ईशू का शव गांव के तालाब से बरामद कर लिया गया। ईशू 18 फरवरी 2026 से लापता था, जिसकी गुमशुदगी बिसरक थाने में दर्ज कराई गई थी। परिजन और पुलिस लगातार उसकी तलाश में जुटे हुए थे। आज तालाब में बच्चे का शव दिखाई देने पर ग्रामीणों ने तुरंत पुलिस को सूचना दी। जेसीबी की मदद से शव को तालाब से बाहर निकाला गया, जिसके बाद परिवार में कोहराम मच गया। अब पुलिस हर एंगल से केस की जांच कर रही है। गाजियाबाद के लोनी बॉर्डर थाना क्षेत्र में गली में हुड़दंग का विरोध करना स्थानीय लोगों को भारी पड़ गया। स्कूल के पास से बाइक सवार युवकों ने न सिर्फ गाली गलौज की, बल्कि मारपीट और जान से मारने की धमकी भी दी गई। पीड़ित परिवार ने पुलिस से कार्रवाई की गुहार लगाई है। सीसीटीवी भी सामने आया है। मामला बेहटा हाजीपुर इलाके का है। पीड़ित परिवार ने थाना लोनी बॉर्डर में लिखित शिकायत देकर घटना में शामिल सभी युवकों के खिलाफ कठोर कानूनी कार्रवाई की मांग की है। लखनऊ में बड़ा बस सड़क हादसा हो गया है। हादसे में 5 लोगों की मौत हो गई है। 16 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। बताया जा रहा है कि बस ड्राइवर के सोने से यह हादसा हुआ है। लखनऊ के गुसाईगंज थाना क्षेत्र के कामामला इलाके में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के 11.4 पर यह हादसा हुआ है। और जानकारी के लिए बता दें कि हादसे की सूचना जैसे ही पुलिस को मिली तो पुलिस की टीम भी मौके पर पहुंची। पुलिस कर्मियों ने किसी तरह से बस में फंसे लोगों को निकाला और उन्हें तुरंत अस्पताल भर्ती कराया गया। बताया जा रहा है कि कई लोगों की हालत नाजुक बनी हुई है। यहाँ खाया पिया, होटल में खाया पिए तो आधे 1-पौने घंटे में यहाँ पे आ करके पी रखा था, वो सुसरा पी रखा था। यहाँ पे आया 2 बार ऐसे हुआ, पलटी मार दिया। 10 का तो मौत चला गया, 10 का मौत चला गया। हमारा ये पीठ पे ही चोट लगल है। सबसे पहला नंबर में यही है। ड्राइवर ने शराब पी रखी थी? हाँ जी, ड्राइवर ने शराब भी पी रखा था। 1 बोतल भी वर्तमान में मिला उसके आगे। कानपुर सेंट्रल रेलवे स्टेशन पर 18,000 किलो सुपारी बरामद कर ली गई है। 18,000 किलो सुपारी से भरी हुई करीब 200 बोरियां जब्त की गई हैं। बिना बिल के राजधानी ट्रेन से लाई जा रही थी सुपारी। कीमत करोड़ों रुपए बताई जा रही है। व्यापारी सुपारी छोड़कर मौके से फरार हो गया। जीएसटी विभाग की जांच लगातार जारी है। उसमें हम लोग लगभग 12,000 किलो की सुपारी बरामद किया है। उसमें भी हमारा फिजिकल वेरिफिकेशन आज हो रहा है। इसमें भी तगड़ा कार्रवाई होगी और हम लोग चारों तरफ हमारे मोबाइल टीम के माध्यम से भी और एसआईबी टीम के माध्यम से भी स्टेट टैक्स की जो भी एक्सचेकर की लॉस हो रहा है उसको हम लोग कड़ी निगरानी रखे हैं। और हमारी प्रयास है पुलिस के साथ मेहनत करते हुए हम लोग ये सरकार की आने वाले जो भी एक्सचेकर की लॉस है। उन्नाव में पुरानी रंजिश में मारपीट का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। गाली गलौज से रोकना महिला और उसके पति को भारी पड़ गया। दूसरे पक्ष के लोगों ने महिला और उसके पति को जमकर पीटा। मारपीट में पति पत्नी घायल हो गए हैं। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। गंगाघाट कोतवाली पुलिस ने नहीं दर्ज की है शिकायत। गंगाघाट कोतवाली क्षेत्र के गजिया खेड़ा का ये मामला बताया गया है। बागपत पुलिस ने एक ऐसे दरिंदे को गिरफ्तार कर लिया है जिसने रेप में विफल होने पर महिला की गला दबाकर हत्या कर दी और शव को रेल की पटरी के पास डाल दिया था। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार करते हुए जेल भेज दिया है। उसकी निशानदेही पर महिला का आधार कार्ड बरामद कर लिया गया है। पुलिस की माने तो आरोपी ने शराब के नशे में रास्ते से जा रही महिला से रेप की कोशिश की। अपने घिनौने मंसूबे में विफल होने पर महिला की हत्या कर दी गई।
गला दबाकर हत्या करने के बाद शव को रेलवे लाइन के किनारे डाल दिया गया। सेल आईडी लोकेशन भी घटनास्थल की 11 तारीख की है, जो कभी आमतौर पे उस घटनास्थल के आसपास की लोकेशन नहीं होती एवं अन्य ढेर सारे फॉरेंसिक साक्ष्य हैं जो घटना में इसकी संलिप्तता की तरफ इशारा करते हैं और अभियुक्त ने पूरी घटना को पुलिस के सामने कन्फेस भी किया है, उन परिस्थितियों को भी बताया है। ये अभियुक्त शराब पीने का आदी है और आम छवि इसकी ठीक नहीं है। इसने बताया कि शराब के नशे में आके इसने इस प्रकार की घटना की है। संभल में विवादित जामा मस्जिद में नमाज बंद करने की मांग उठी है। हरिमंदिर जामा मस्जिद विवाद के बाद यहां पर हिंदू शक्ति दल ने नमाज बंद करने की मांग की। प्रशासन द्वारा नमाज बंद नहीं करने पर नवरात्र में विवादित स्थल पर पूजा करने की चेतावनी दी है। हिंदू शक्ति दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष सिमरन गुप्ता ने डीएम ऑफिस में डिप्टी कलेक्टर को ज्ञापन देकर विवादित जामा मस्जिद में नमाज बंद करने की मांग की है। अपनी पूजा पाठ और नमाज अदा करते हैं, उसे बैन कराने की मांग की है। जब तक कोर्ट में केस विचाराधीन है, नमाज बंद की जाए, क्योंकि जब हाई कोर्ट ने उस जगह को विवादित स्थल कर कह दिया है, तो जब हम पूजा नहीं कर सकते तो नमाज क्यों पढ़ेंगे। अगर नमाज बंद नहीं होती है तो हम लोग इस आने वाले नवरात्रि पर माता रानी का नाम लेके अपनी पूजा अर्चना करेंगे, जिसमें रोक सकते हो रोक लेंगे। संभल में एक बंद मकान में भीषण आग लग गई। अग्निकांड में करीब 5 लाख की संपत्ति जलकर राख हो गई है। फायर ब्रिगेड में कड़ी मशक्कत के बाद आग को बुझाया गया है। अग्निकांड की घटना संभल के मोहल्ला हल्लू सराय की है। मकान से भीषण धुआं उठता हुआ देखकर आग की सूचना फायर ब्रिगेड को दी गई। सूचना के बाद मौके पर दमकल की टीम पहुंची और आग को बुझाया गया। महोबा में सड़क निर्माण का वीडियो वायरल होने के बाद हरकत में आया प्रशासन। 26 लाख की लागत से बन रही 3 किलोमीटर की सड़क महज 50 मीटर के निर्माण में ही उखड़ने लगी। ग्रामीणों ने हाथों से सड़क उखाड़कर घटिया निर्माण का वीडियो सोशल मीडिया पर किया था वायरल वीडियो का संज्ञान लेकर अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर रुकवाया काम। भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ी 50 मीटर सड़क को ट्रैक्टर कल्टीवेटर चलाकर पूरी तरह उखाड़ा गया। निर्माण की गुणवत्ता परखने के लिए टीम गठित की गई। दोषियों पर कार्रवाई की तैयारी है। मंडी समिति के जरिए 26 लाख की लागत से कराया जा रहा है सड़क का निर्माण। कबरई ब्लॉक के ननौरा उरवारा मार्ग का ये मामला बताया गया। उरवारा सड़क पर ट्रैक्टर चल रहा, जैसे खेतों में चलता जुताई के लिए। प्रयागराज के गंगानगर जोन के थरवई थाना क्षेत्र में स्कूली बच्चों से भरी हुई बस और ट्रक में जोरदार टक्कर हो गई। हादसे में बस क्षतिग्रस्त हो गई। हादसे में यूपी बोर्ड की परीक्षा देने जा रहे 5 छात्र गंभीर रूप से घायल हो गए, जबकि कई छात्रों को हल्की चोटें आई हैं। हादसा बेरोई गांव के पास फाफामऊ सहसो 4 लेन हाईवे पर हुआ है। बस में सवार छात्र यूपी बोर्ड हाई स्कूल की अंग्रेजी विषय की परीक्षा देने जा रहे थे। सभी छात्र शिवसेना इंटर कॉलेज के बताए जा रहे हैं और परीक्षा केंद्र बाबू JRD पाल इंटर कॉलेज में परीक्षा देने के लिए जा रहे थे। प्रतापगढ़ में पूजा हत्याकांड का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। मौसी मंजू और उसके भतीजे सोनू को गला दबाकर हत्या करने के आरोप में गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। पुलिस के मुताबिक अवैध संबंध और पारिवारिक विवाद में इस वारदात की वजह ये बने हैं। दरअसल हत्यारोपी मौसी मंजू के पति से मृतका पूजा बातचीत करती थी, जिसके चलते आरोपियों ने वारदात को अंजाम दिया। मंजू गुप्ता इसलिए परेशान थी कि मंजू गुप्ता के जो पति हैं वो महिला से बातचीत करते थे, इसलिए उसने भतीजे के साथ मिलकर ये हत्या कारित करी। घर के अंदर ये लोग घुसे, महिला खाने के लिए सामान लेकर आई,
तो सोनू गुप्ता ने पीछे महिला की ही साड़ी पकड़ के खींचकर महिला की हत्या कारित करी। 24 घंटे के अंदर पुलिस के द्वारा ये खुलासा किया गया है, तो 25,000 के इनाम की इनकी संस्तुति की जाती है। इन्होंने 24 घंटे के अंदर इस घटना का खुलासा किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सिंगापुर के दौरे पर हैं। आज भारतीय प्रवासियों को उन्होंने संबोधित किया। इस दौरान काशी विश्वनाथ धाम और मथुरा वृंदावन का भी उन्होंने जिक्र किया। साथ ही कहा कि जब हम मथुरा वृंदावन की बात करते हैं तो मथुरा वृंदावन कृष्ण की लीला का ही माध्यम नहीं बल्कि भारत की भक्ति का प्रतीक भी बनता है। उन्होंने कहा कि दुनिया के अंदर भक्ति कैसे होती है उसका भाव देखना है तो मथुरा वृंदावन की भूमि उसका प्रतीक बनती हुई दिखाई देती है। अयोध्या में जब हम श्री राम जन्मभूमि पर भगवान श्री राम के भव्य राम मंदिर के निर्माण की बात करते हैं तो केवल राम मंदिर नहीं, ये भारत की मर्यादा का एहसास भी हर भारतवासी को कराता है। जब हम काशी में काशी विश्वनाथ धाम की बात करते हैं तो काशी विश्वनाथ धाम ये केवल अपनी विरासत को पुनर्स्थापना करने का ही कार्य नहीं बल्कि काशी में काशी विश्वनाथ धाम भारत की शाश्वत चेतना का जीवंत उदाहरण प्रस्तुत करता है। जब हम मथुरा वृंदावन की बात करते हैं तो मथुरा वृंदावन कृष्ण की लीला का ही माध्यम नहीं, भारत की भक्ति का प्रतीक भी बनता है। दुनिया के अंदर भक्ति कैसे होती है उसका भाव देखना है तो मथुरा वृंदावन की भूमि उसका प्रतीक बनती हुई दिखाई देती है। और समरसता कैसे होती है, जो लोग भारत पर आरोप लगाते हैं कि भारत में भेदभाव होता है, लोग आपस में बटे हुए हैं, उन्हें भारत में प्रयागराज की धरती में समरसता के दर्शन करने चाहिए। जब महाकुंभ में 66 करोड़ श्रद्धालु एक साथ एक संगम में आस्था की डुबकी लगाते हैं। वहीं इस दौरान में एक महिला ने सीएम योगी को अपना भाई बनाया। महिला ने कहा कि आपने इतनी सुरक्षा दी है इसलिए मैं आपको भैया बोल रही हूं। सुनिए। मेरा नाम स्वाति लाहौटी है, उत्तर प्रदेश से हूं इसलिए आपकी बहन हूं। आपने संस्कृत में बहुत अच्छा बोला तो उससे मैं भी इंस्पायर हो गई। मेरे दिल से बस आपके लिए 2 लाइनें निकली थी। एक तो जब संत सियासत में आता है तो सियासत इबादत बन जाती है और वो बन चुकी है। और उत्तर प्रदेश की 11.5 करोड़ महिलाओं के तरफ से मैं आपको भैया बोलती हूं क्योंकि आपने हमें इतनी सुरक्षा प्रदान की है। जो आपने भी बोला, हम अब रात को निकलते नहीं डरते, अब डरता है तो अपराधी डरता है जिसकी आप डेंटिंग और पेंटिंग करते हैं, जिसकी आप शल्य चिकित्सा करते हैं। तो मेरा नारा है योगी है तो यूपी है। और मुझे बस इतना कहना है, योग क्षेमम वहां में हम इति गीता वचः प्रियम। गीता में कृष्ण जी ने अर्जुन से बोला अपने भक्तों के लिए, अर्जुन के थ्रू कि आपके योग क्षेम का मैं जिम्मेदार हूं। ऐसे ही योगी नेतृत्वे प्रदेश भवति सुरक्षितम शुभम। योगी जी के नेतृत्व में प्रदेश सुरक्षित है और उसका कल्याण होगा, यह निश्चित है। योगी है तो यूपी है। सीएम योगी के सिंगापुर दौरे से यूपी को बड़ा निवेश। पहले दिन करीब 20,000 करोड़ के एमओयू साइन हुए हैं। स्किल डेवलपमेंट को भी वैश्विक सहयोग इससे मिला है। डेटा सेंटर और ग्रीन एनर्जी पर विशेष फोकस किया गया है। यूनिवर्सल सक्सेस, गोल्डन स्टेट कैपिटल से एमओयू, PIDG और AVPN के साथ भी एमओयू साइन किया गया है। सीएम योगी सिंगापुर दौरे पर हैं। सीएम योगी ने सिंगापुर में ITE कॉलेज सेंट्रल का दौरा किया। वहीं ITE कॉलेज में MOU भी साइन किए गए हैं। सीएम योगी ने एयरोस्पेस सेंटर को भी देखा।
सीएम योगी के साथ वित्त मंत्री सुरेश खन्ना, औद्योगिक विकास मंत्री नंद गोपाल नंदी समेत 18 लोगों की टीम भी गई है। सीएम योगी ने सिंगापुर में डीबीएस ग्रुप की चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर तान सू शान और उनके सीनियर लीडरशिप टीम के साथ मीटिंग की। सिंगापुर में जीआईसी के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर लिम चाउ कियाट और उनके डेलीगेशन से भी सीएम योगी ने मुलाकात की। पहले दिन यूपी में बड़े निवेश को लेकर सहमति बनी है। इसे लेकर सरकार के साथ यूनिवर्सल सक्सेस ग्रुप का समझौता हुआ है। ग्रुप हाउसिंग, लॉजिस्टिक्स और डेटा सेंटर में उत्तर प्रदेश में बड़ा निवेश होगा। नोएडा एयरपोर्ट एरिया में 100 एकड़ पर इंटरनेशनल थीम्ड टाउनशिप प्रस्तावित है। टाउनशिप प्रोजेक्ट में 3,500 करोड़ का निवेश होगा। इससे 12,000 लोगों को रोजगार के अवसर मिलेंगे। कानपुर लखनऊ हाईवे पर 50 एकड़ में लॉजिस्टिक्स पार्क विकसित होगा। लॉजिस्टिक्स पार्क में 650 करोड़ निवेश होगा, जिससे 7,500 लोगों को नौकरियां मिलेंगी। इसके साथ ही नोएडा और ग्रेटर नोएडा में हाइपर स्केल डेटा सेंटर पार्क की भी योजना है। डेटा सेंटर में 2,500 करोड़ निवेश होगा। जहां एक तरफ सीएम योगी सिंगापुर में लगातार मीटिंग कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ जापान में भी सीएम योगी के आगमन से पहले भारतीय समुदाय के लोग उनका स्वागत करने की तैयारियों में जुट गए हैं। यहां लोगों ने बुलडोजर बाबा की जय के नारे लगाए। बुलडोजर बाबा की जय, बुलडोजर बाबा की जय। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 यूपी उत्तराखंड। यूनिवर्सल सक्सेस ग्रुप यूपी में 6,650 करोड़ का निवेश करेगा। मार्च में नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उद्घाटन भी करेंगे पीएम मोदी। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उद्घाटन सिंगापुर में सीएम योगी ने उद्घाटन की जानकारी दी है। 25 नवंबर 2021 को पीएम मोदी ने शिलान्यास इसका किया था। भारतीय समुदाय को सीएम ने बताया एयरपोर्ट की खासियत और अगले महीने नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उद्घाटन किया जाएगा। सीएम योगी ने ये जानकारी दी है सिंगापुर में। पीएम मोदी नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उद्घाटन करेंगे। पैसेंजर ही नहीं बल्कि कार्गो के लिए सबसे बड़ा सेंटर ये होगा। प्रधानमंत्री मोदी जी के कर कमलों से उत्तर प्रदेश का नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट जेवर, ये जो भारत का सबसे बड़ा एयरपोर्ट बनने जा रहा है, उसका उद्घाटन भी प्रधानमंत्री मोदी जी के कर कमलों से होने जा रहा है। यह न केवल पैसेंजर के लिए बल्कि कार्गो के भी सबसे बड़े केंद्र के रूप में उभरेगा। बहुत बड़ा सेंटर बन रहा है, उसको हम आगे बढ़ा रहे हैं। और अगली खबर है दिल्ली से। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने आज नई दिल्ली में भारत टैक्सी के ड्राइवरों के साथ संवाद किया है। इन ड्राइवरों को सम्मान पूर्वक सारथी नाम दिया गया है। इस संवाद में अमित शाह ने हल्के फुल्के अंदाज में कहा कि आप ही भारत टैक्सी के मालिक हो, लेकिन इतना ख्याल जरूर रखना कि मैं कभी आऊं तो चाय जरूर पिलाना। कोऑपरेटिव है, आपको चलाना है, मगर इतना रखना मैं आऊं तो कभी चाय पिलाना भाई। बाकी तो क्या है यार, इसमें कंपनी आपका ही है। मुनाफा भी 20% रिजर्व करेंगे। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती को लेकर एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने झूठा केस दर्ज करने का आरोप लगाया है। अखिलेश का कहना है कि ये दुख की बात है कि दोनों डिप्टी सीएम उनके समर्थन में हैं। उनके साथ तब न्याय हो रहा है जब सरकार के मुख्यमंत्री भगवाधारी हैं और सनातनी हैं। कुछ लोग भारत छोड़ करके सिंगापुर और जापान की यात्रा पे निकल गए हैं। हमारे धर्म की सबसे पूजनीय शंकराचार्य, उन पर झूठा मुकदमा लगाना, जब मेले में आयोजन में उन्होंने जो रास्ता तय किया था उसी पर आपत्ति थी प्रशासन को, और जिन लोगों ने उन्हें स्नान नहीं करने दिया कार्रवाई उन पर होनी चाहिए थी। सुनने में आ रहा है उनके पक्ष में 2 डिप्टी सीएम आ गए हैं। अगर 2 डिप्टी सीएम उनके पक्ष में हैं तो सरकार कैसे चल सकती है? तो लगता तो ये कि कहीं दोनों मिली जुली तो नहीं है कि डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी रहे, लोगों को उलझा के रखें
और शंकराचार्य जी को भी फंसा के रखें। दुख की बात है कि हमारे सनातनी धर्म के पूजनीय शंकराचार्य जी के साथ व्यवहार तब हो रहा है जब भगवाधारी हमारे मुख्यमंत्री हैं। और लखनऊ से बड़ी खबर, यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय की पीएम को चिट्ठी। अभिमुक्तेश्वरानंद विवाद पर अजय राय ने ये चिट्ठी लिखी है। पॉक्सो केस की निष्पक्ष जांच की मांग की गई है। अभिमुक्तेश्वरानंद केस में राजनीतिक द्वेष है, ये भी कहना है अजय राय का, और स्वतंत्र या फिर निष्पक्ष एजेंसी जांच करे, यह अजय राय ने कहा है। बुलंदशहर के खुर्जा में एक पॉल्ट्री संचालक की मौत के बाद उद्यमियों में गहरा रोष देखने को मिल रहा है, और ये रोष है, साथ ही आरोप ये है कि गैस चोरी के संदेह में जांच के लिए पहुंचे अधिकारियों ने मानसिक दबाव बनाया, जिसके चलते ये दुखद घटना हुई है। अब उद्यमी अधिकारियों पर लगातार सवाल उठा रहे हैं। पूरे मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की जा रही है। भी ये ना रहे, उनका भी कोई डाउट ना हो कि हमारी लीक हो रही है कि चोरी हो रही है। उसकी में से हम पोल्ट्री वालों का बहुत उत्पीड़न कर रहे हैं। वो कभी रात को 10 बजे पहुंच जाते हैं, 12 बजे पहुंच जाते हैं चेकिंग के नाम पर, कहते हैं कि हमारे यहाँ चोरी होती है, और सही बात यह कि उनके यहाँ लीकेज है जो उनके अपने काबू में आती नहीं है। उनसे अपना काम काबू हो नहीं रहा, परेशान हम उद्यमियों कर रहे हैं। आज ये हुआ कि एक मात्र 55 उम्र का व्यक्ति जो निहायत संजीदा, सरल और हंसमुख था, उसके यहाँ ये लोग पिछले काफी टाइम से उसको परेशान कर रहे थे। हमीरपुर जिले से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया, जहां पर शादी के बाद ससुराल पहुंची नई नवेली दुल्हन ने पहले ही रात अपने पति के साथ रहने से इनकार कर दिया। दरअसल मामला हमीरपुर जनपद के गोहांड कस्बे से जुड़ा हुआ है, जहां से विदा होकर दुल्हन रात शहर अपने ससुराल में पहुंची थी। शादी की सभी रस्में पूरी होने के बाद जब दूल्हा दुल्हन पहली रात कमरे में पहुंचे तो दुल्हन ने दूल्हे के साथ रहने से साफ इनकार कर दिया। दुल्हन का कहना है कि वो किसी और युवक से प्यार करती है और ये शादी उसकी मर्जी के खिलाफ कराई गई है। वहीं दूल्हे का कहना है कि अगर दुल्हन पहले ही अपनी मर्जी बता देती तो इतनी बदनामी ना होती। पुलिस दोनों परिवारों को समझाने बुझाने की कोशिश कर रही थी, पर दुल्हन नहीं मानी। दोनों पक्षों में आपसी सहमति से दोनों में तलाक हो गया है। दुल्हन अपने परिजनों के साथ वापस चली गई है। जिसके साथ आपकी शादी हुई है उसके साथ आप नहीं रहना चाहती? शादी कब हुई आपकी? कल। क्या दिक्कत है? लड़का पसंद नहीं है। शादी क्यों कर ली फिर आपने? जब पहले मना करी थी कि हमें शादी नहीं कराना है, सब लोगों ने मारा, सारी हम दूसरे लड़के अच्छे लगा। वो किसी लड़के से बात करती है सर, और वो हमारे साथ है कि नहीं है रहने को, वो किसी लड़के से बात करती है, लड़का लड़का है। हाँ, वो कह रही है हम रहेंगे, उसी के साथ रहेंगे। ये बात आपको शादी पूरी हर चीज ने कुछ नहीं बताया हमें। जब काल घर पे मतलब नाइट में इसने बताया कि हम आपके साथ कुछ नहीं है, न रहेंगे। मम्मी पापा जबरदस्ती हमारी शादी करा रहे हैं, ये हमसे कह रहे हैं। और अगली खबर संभल से, माध्यमिक शिक्षा मंत्री गुलाब देवी की चेतावनी। नकल माफियाओं को ये चेतावनी मंत्री ने दी है। शिक्षा मंत्री हैं गुलाब देवी, और उनकी तरफ से कहा गया है कि माफियाओं पर योगी सरकार सख्त है। नकल का सोचा भी अगर तो अंजाम बुरा होगा। किसी कोने में छिपे हो तो ढूंढ निकालेगी सरकार। व्यवस्थाएं तो सब की जा रही हैं और उन व्यवस्थाओं में किसी प्रकार की कोई खामी नहीं आएगी, लेकिन नकल माफिया को ये सोचना चाहिए कि ये माननीय योगी जी की सरकार है। इसमें अगर जरा सी भी किसी ने हिम्मत भी की, जरा से सोचा भी, तो उनकी वो दशा होगी जो उनके पुरखों से भी ये कह जाएंगे कि कभी भविष्य में नकल कराने की सोचना मत। ये डंडे वाली सरकार है योगी जी की। अगर कोई नकल करेगा तो आजीवन कारावास होगा, एनएसए लगेगी और जेल में रहेगा।